हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं DEET+B TGT नेचुरल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम ईयर 2021। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन by the force of gravity during the time a particle of mass 60 gram goes up on being thrown vertically upwards with a speed of 10 meter per second। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमें बताना है कि ग्रेविटी की जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है, उसने कितना काम किया होगा अगर किसी एक पार्टिकल को जिसका मास 60 ग्राम है उसको ऊपर की तरफ फेंका जाए विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें हमारे से वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा गया है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी के बारे में आपको पता ही होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, या फिर हम उसको कैसे निकालेंगे। तो आपको पता ही है वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है W, वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। मतलब जब हम किसी भी पत्थर को या किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो एक हाइट पर जाने के बाद जो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ही वर्क डन बाय ग्रेविटी के इक्वल होगी, है ना। बट क्योंकि वो जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा, इसलिए जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है उसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसलिए W इज इक्वल्स टू -mgh। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर हमें -mgh निकालना है तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। मास दिया हुआ है 60 ग्राम, यानी 60 ग्राम मास दिया हुआ है। बट हमें ये जो मास है इसको केजी में करना पड़ेगा। तो केजी में करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे और जिससे कि जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 0.06 kg। तो मास हमारा आ गया। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है G, उसके बारे में हमें पता ही है, वो होता है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, बट हाइट नहीं है हमारे पास, हमें हाइट इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी तभी जाके हम वर्क डन निकाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो कैसे निकाल सकते हैं, अब हमें इसमें एक चीज़ और दी हुई है, इसमें हमें स्पीड भी दी हुई है, यानी U भी दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड जिससे कि उसको फेंका जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की वो स्पीड है। तो U दिया हुआ है और यहाँ पे हमें H निकालना है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से ये निकाल सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हमें ज़रूर देखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारे पास अगर कोई चीज़ नहीं है फॉर्मूला में तो वो इजीली कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी v² - u² इज इक्वल्स टू 2gh वाली। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि v तो है ही नहीं, यहाँ पे तो v है हमारे पास। जब किसी चीज़ को हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं उसके बाद फाइनली एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे कि वो चीज़ रुक जाती है मूव करना। तो जब वो रुक जाती है तो इसका मतलब उसकी फाइनल स्पीड 0 हो गई है, यानी v 0 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे v 0 है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे रख देंगे। -u² कितना है, 10 है, तो -10 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 है हमारे पास, g हमें पता है 10 है, और h हमें पता करना है। तो हो जाएगा 100 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू h। ठीक है, तो 25 आर 100। तो इस तरीके से 5 यानी h हमारा 5 मीटर आ गया है। अब हम इस फॉर्मूला में इसको रख देते हैं वैल्यू को, तो हमारा जो आंसर है वो भी आ जाएगा। तो जब इस फॉर्मूला में रखेंगे तो W इज इक्वल्स टू m कितना है, m है हमारा 0.06। अच्छा, और g कितना है 10, और हाइट कितनी है 5। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आएगा। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा W इज इक्वल्स टू -3 जूल, क्योंकि वर्क डन जूल में होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -3 जूल। तो हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड ऑप्शन है -3 जूल, तो ये हम कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज हमारा यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। पहला है कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर, यानी कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। दूसरा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जो रेजिस्टेंस होता है वायर का वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और फोर्थ ऑप्शन है रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट वायर। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है तो उसके लिए आपको
इक्वेशन पता होनी चाहिए रेजिस्टेंस निकालने की। तो रेजिस्टेंस की इक्वेशन होती है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ठीक है, जहाँ पे रो जो होती है रेजिस्टिविटी होती है, L लेंथ होती है वायर की और A क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वायर का। तो यहाँ पे देखिए पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा गिवन वाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो पहली तो करेक्ट है। दूसरी कहा गया है कि रेजिस्टेंस और लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो इस इक्वेशन से हमें पता लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी सही है। रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात भी ठीक है, बट फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, जबकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत है, और हमारे से क्योंकि गलत स्टेटमेंट ही पूछी गई थी, इसलिए ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश ऑफ एन आई कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन ऑप्टिक नर्व फाइबर्स। हमारी आई के कौन से हिस्से में 1 मिलियन ऑप्टिक नर्व फाइबर्स होते हैं? 4 ऑप्शंस हैं, लेंस, कॉर्निया, प्यूपिल या फिर रेटिना। तो लेंस, प्यूपिल, कॉर्निया में कोई भी ऑप्टिक फाइबर्स नहीं है, नर्व फाइबर्स, वो रेटिना में होते हैं, इसलिए इसका आंसर है डी, रेटिना। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ सॉलिड फ्लोटिंग विद अ पार्ट ऑफ इट इन द फ्लूइड। एक फ्लूइड है जिसमें कि एक सॉलिड फ्लोट कर रहा है, जिसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर है और कुछ हिस्सा पानी के बाहर है, उसके बारे में क्या बात सही है इनमें से? पहला है कि जो वो ऑब्जेक्ट है उसकी ओवरऑल डेंसिटी ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, और दूसरा है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इक्वल्स द वेट ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, फिर फर्दर इसके ऑप्शन ऐसे होंगे कि दोनों सही हैं ऑप्शन, दोनों गलत हैं, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला सही है, इस तरीके से इसके 4 ऑप्शंस बनेंगे। वो भी ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन नहीं हुए, बट जो क्वेश्चन का मतलब है वो आपको समझ आ गया होगा, तो हम दोनों में से कोई एक यहाँ पे चूज कर लेते हैं। ठीक है, जो सही होगा दोनों में से कौन सा ट्रू है। तो देखिए पहले वाला ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कहा गया कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यानी सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है पानी से या फ्लूइड से। तो अगर फ्लूइड से डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो तो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, तो ये तो गलत है। सेकंड वाला जो है कि जो वेट है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, वो वेट ऑफ द सॉलिड के इक्वल है, मतलब जितना सॉलिड का वेट है उतना ही वेट होगा उस पानी का जो छलक के बाहर आया है जब उस सॉलिड को उसके अंदर डाला गया। तो ये बात बिल्कुल सही है, और हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ा है, तो उससे भी हम वैलिडेट कर सकते हैं और हमने देखा भी है ये वाली चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज। 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 277 केल्विन पर डेंसिटी क्या रहती है पानी की? 4 ऑप्शंस है हमारे पास, 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, 0.806 इंटू 10 टू द पावर 3, या फिर 1 इंटू 10 टू द पावर 3, या 1.43 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। देखिए अब आप कहेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों दिया हुआ है, वाटर की डेंसिटी तो उतनी ही रहेगी जितनी होती है, बट ऐसा नहीं है। वाटर की डेंसिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, और सबसे ज़्यादा वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होती है, यानी 277 केल्विन पर ही सबसे ज़्यादा डेंसिटी रहती है वाटर की। और ये डेंसिटी कितनी होती है? ये डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो 1000 kg पर मीटर क्यूब का क्या मतलब है? 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला है कि जो करंट प्रोड्यूस करती हैं बैटरीज वो डायरेक्ट करंट होता है, यानी कि डीसी होता है। दूसरा है, पीपल हु केम इन कॉन्टैक्ट विद एसी आर फ्लंग अफार। Devices like electric motor that work on DC are stronger than those that use AC. The current that flows out from the switch points at homes is AC, that is alternating current. पहला है कि जो बैटरीज होती हैं वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करती हैं, ये बात ठीक है। हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो पहले वाला तो करेक्ट है, इसको छोड़ दो। सेकंड है कि जो लोग एसी के यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं वो दूर जाकर गिरते हैं, क्या ये बात सही है? सही है। और थर्ड है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज वर्किंग ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ये बात गलत है। ऑल्टरनेटिंग करंट पर जो मोटर्स इलेक्ट्रिक मोटर्स काम करती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टर्निंग फोर्स यानी कि टॉर्क जनरेट कर पाती हैं, जबकि डीसी जो होता है डायरेक्ट करंट उसमें ऐसा नहीं होता है। बट हाँ ये बात है कि डीसी मोटर्स किफ़ायती ज़्यादा होती हैं, है ना, इनपुट के अकॉर्डिंग वो अच्छा आउटपुट दे देती हैं,
बट एसी ज़्यादा पावरफुल है, एसी करंट की जो मोटर्स होती हैं। नेक्स्ट है करंट दैट फ्लोज आउट फ्रॉम द स्विच पॉइंट्स एट होम इज एसी, जो स्विच पॉइंट से हमारे घरों में करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट है। बात बिल्कुल सही है। तो हमारे से इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो इनकरेक्ट तो क्या है, सी वाली इनकरेक्ट है, क्योंकि सी में क्या कहा गया कि इलेक्ट्रिक मोटर दैट वर्क्स ऑन डीसी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज वर्किंग ऑन एसी, तो ये गलत है, पर ऑप्शन के हिसाब से ये सही है। 7th क्वेश्चन है अपीयरेंस ऑफ साउंड टू अ ह्यूमन एयर इज ऑब्जेक्टिवली कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ठीक है, जो साउंड है उसकी क्या क्या पैरामीटर्स से उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वेव फॉर्म। डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए जैसे ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 3 एंड 1 2 3। तो तीनों चीज़ों से हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा 1 2 and 3, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1 2 and 3। नेक्स्ट है हाउ कैन बायोमास बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोमास को हम सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम ड्राई बायोमास को बर्न करके कर सकते हैं, या फिर हम बायोमास को डिकम्पोज कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इन एन एरोबिक कंडीशन, है ना। तो बायोमास से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, क्या दोनों तरीके से ही प्रोड्यूस नहीं हो सकती, अगर ऑप्शंस में देखें तो क्या दोनों तरीके से हो सकती है, या फिर फर्स्ट वाले तरीके से हो सकती है, सेकंड वाले तरीके से हो सकती है, क्या ऑप्शन होगा। तो हमें पता है कि बर्न करके ड्राई बायोमास को ऑब्वियसली हम एनर्जी सोर्स की तरह बायोमास को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर बायोमास एनएरोबिक कंडीशन यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में डिकम्पोज होगा तो उससे भी हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी बनती है। जैसे आपको पता ही होगा कि मीथेन गैस या गोबर गैस का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी तरीके से होता है। जो गोबर होता है वो बायोमास है, उसको जब एनारोबिक कंडीशन में रखा जाता है तो मिथेनोजन्स उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, और इन टर्न हमें मीथेन गैस और भी गैसेस के साथ मिलती है, और उसको हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो वो भी क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, यानी दोनों तरीक़ों से ही हम यूज़ कर सकते हैं बायोमास को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका होना चाहिए बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। An elevator weighing 500 kg is to be lifted up at constant velocity of 0.25 meter per second. What will be the minimum horsepower of motor to be used? इसमें कहा गया है कि एक एलिवेटर है जो 500 kg का है, उसको हमें ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है विद द हेल्प ऑफ अ मोटर। कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इसमें मोटर की पावर बतानी है जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें ऑलरेडी मेंशन कर दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू रखते हो किसी भी फॉर्मूला में, तो अगर कोई भी हिंट नहीं दिया हुआ है कि क्या वैल्यू लेनी है तो आप 10 ले सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू तब हमें नहीं यूज़ करनी है 10, तब हमें वो यूज़ करनी है जो उसमें दी गई है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं फिर क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें चीज़ें सब आसान लगेंगी और समझ भी आ जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में। इसमें बस हमें यही कहा गया है कि एक लिफ्ट है जिसको हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है। सपोज़ ये एक लिफ्ट है जिसका जो वेट है वो 500, मतलब इसका जो मास है वो 500 kg है। इसको ऊपर लेके जाना है विद द हेल्प ऑफ अ मोटर, जिसमें कि स्पीड जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए भाई इसमें 0.25 मीटर पर सेकेंड की यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि जो मोटर इसको ऊपर लेके जाएगी उसकी हॉर्स पावर यानी पावर क्या होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, सबसे पहले देखो अगर हम बात करें कि क्योंकि हम इसको कांस्टेंट स्पीड से ऊपर लेके जा रहे हैं तो स्पीड कांस्टेंट है, इसी वजह से जो टोटल वर्क डन होगा वो इस पे ज़ीरो रहेगा। टोटल वर्क डन जो होगा वो ज़ीरो होगा यहाँ पे, है ना। सो टोटल वर्क डन विल बी ज़ीरो हियर। टोटल वर्क डन ज़ीरो रहेगा। टोटल वर्क डन ज़ीरो होने की वजह से जो काम मोटर कर रही है, ठीक है, मोटर क्या कर रही है, ऊपर की तरफ लेके जा रही है। एक वर्क डन और हो रहा है जो कि ग्रेविटी कर रही है ना। ग्रेविटी इसको नीचे लाने की कोशिश करेगी, ग्रेविटी का जो पुल है, और मोटर इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगी, है ना। तो यहाँ पे अब एक बात सोचिए आप कि ग्रेविटी नीचे लेके जाने की कोशिश उसको कर रही है और जो मोटर है वो उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है। तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, बट ओवरऑल वर्क डन ज़ीरो है। मतलब दोनों ये जो काम करेंगे वो ज़ीरो होगा ओवरऑल, ठीक है, बट वैसे ये दोनों वर्क डन करेंगे। तो मान लीजिए कि ऊपर वाला जो मोटर वाला वर्क डन है वो W1 है और नीचे वाला W2 है।
तो यहाँ पे कहा गया है कि W1 प्लस W2 0 होगा, दैट मीन्स W1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ W2। समझ गए आप ये वाली बात? ठीक है, यानी कि ये जो है एक दूसरे के अपोजिट ज़रूर होंगे बट इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कि मोटर जो वर्क डन करेगी वो वर्क डन बाय ग्रेविटी के इक्वल होगा, और वर्क डन को हम पावर भी मान सकते हैं, है ना। सो हम ये कह सकते हैं कि जो मोटर की पावर हमारे से पूछी गई है, मिनिमम पावर जो पूछी गई है, मोटर की जो पावर पूछी गई है वो वर्क डन बाय ग्रेविटी के इक्वल होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी को यहाँ पे फोर्स इनटू वेलोसिटी से। ठीक है, फोर्स इनटू वेलोसिटी से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फोर्स इनटू वेलोसिटी, फिर फोर्स हमें पता है हम इसको mg लिख सकते हैं इस केस में, और यहाँ पे ये v लिख सकते हैं जो वेलोसिटी है। ठीक है, तो अब हमें इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। हमारे पास m है 500 kg, ठीक है, 9.8 g दिया हुआ है, और स्पीड भी है हमारे पास 0.25, ठीक है, 0.25 हम रख लेंगे यहाँ पे 0.25, ठीक है, 0.25 509.8। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 1225 वॉट। ठीक है, 1225 वॉट इसका आंसर आएगा, क्योंकि पावर वॉट में होती है, ये इसका आंसर आ जाएगा। बट क्योंकि हमें जो पावर है वो हॉर्स पावर में चाहिए, बिकॉज आंसर में इसी तरीके से दिया हुआ है, तो इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 हॉर्स पावर जो होती है वो इक्वल होती है 746 वॉट के। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट। तो अगर हम इसको देखें तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1/746 हॉर्स पावर, है ना। तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1/746 हॉर्स पावर, तो 1225 वॉट कितने होंगे, तो बस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/746 से। तो इसका मतलब 1225/746, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1.64 हॉर्स पावर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो आपको ऑप्शन में मिल भी जाएगा, ये रहा 1.64 हॉर्स पावर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वाइल जनरेटिंग ओशन थर्मल एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिक्विड इज बॉइल्ड बाय द वार्म ओशन वाटर। जब हम थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं तो कौन से टाइप के लिक्विड को बॉयल किया जाता है, बाय वार्म ओशन वाटर, गर्म ओशन के पानी से किसको क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वॉलेटाइल लिक्विड, एसिडिक लिक्विड, या फिर बेसिक लिक्विड, या फिर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। तो एसिडिक बेसिक तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो एलिमिनेट हो गए। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में से बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में से बेस्ट ऑप्शन है वॉलेटाइल, क्योंकि हमें पता है वॉलेटाइल लिक्विड्स को ही इसके लिए यूज़ किया जाता है। वॉलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो गैशियस स्टेट में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरली अकरिंग स्टोन्स विच वर अर्लियर फाउंड टू बी एबल टू अट्रैक्ट आयरन निकल लाइक अदर सब्सटेंसेज वर कोल्ड। नेचुरली अकरिंग स्टोन्स जिनको अर्लियर इस्तेमाल किया जाता था आयरन और निकल को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्रॉन्स, मैग्नास्टोन्स, लोडस्टोन्स या लोड्रॉन्स। तो इसका आंसर है लोड स्टोन्स। ये जो लोड स्टोन्स होते हैं एक्चुअली में इनमें मैग्नेटाइट, यानी कि जो आयरन का ओर होता है वो होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के होने की वजह से इनमें एक नेचुरली ही मैग्नेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए निकल और आयरन जैसे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ विंड पावर। विंड पावर की जनरेशन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। विच विंड स्पीड इज वाइटल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए विंड स्पीड ज़रूरी है, तो ज़रूरी है, ये बात सही है। ब्लेड ऑफ विंड मिल आर एंगल्ड इनटू दी विंड। विंड में एंगल किया जाता है, विंड मिल के जो ब्लेड्स होते हैं उनको एक एंगल पर रखा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे सी है वो है हमारा कि जो टरबाइन होती है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और लास्ट है कि जो ओल्डर विंड मिल्स थी उनकी विंड एनर्जी को मशीनरी जैसे कि फिजिकल वर्क के लिए या फिर क्रशिंग गेन या फिर पंपिंग वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इनमें से मैं बताना है कि गलत कौन सी है स्टेटमेंट। तो गलत है स्टेटमेंट सी,
ठीक है। अब स्टेटमेंट सी क्यों गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि टरबाइन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि ये विंड ब्लेड्स हैं, तो ये जो ब्लेड्स हैं ये इनके थ्रू क्या होता है कि जो विंड की काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये ब्लेड्स घूमते हैं और इन ब्लेड्स के साथ में लगी हुई होती है टरबाइन। ठीक है, तो ये जो विंड्स हैं, जो विंड है उसकी काइनेटिक एनर्जी से ये घूम रही है। क्या घूम रही है, जो इसकी पंखुड़ियां हैं, जो इसकी ब्लेड्स हैं, वो घूम रही हैं काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही काइनेटिक एनर्जी जो विंड की है वो ब्लेड्स के ऊपर लगती है, तो टरबाइन उस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो टरबाइन कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में टरबाइन कन्वर्ट कर देती है। टरबाइन के साथ एक शेफ्ट लगी हुई होती है, उस शेफ्ट के साथ जनरेटर जुड़ा हुआ होता है। तो फिर टरबाइन ने जब इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी मदद से वो शेफ्ट घूमेगी और शेफ्ट की मदद से जनरेटर, और जनरेटर अब क्या करेगा, इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। इसका मतलब टरबाइन काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, और यहाँ पे इसका दिया हुआ है कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कर रही है, इसलिए सी वाला जो ऑप्शन है उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है, बट वो ऑप्शन सही है क्योंकि हमारे से इनकरेक्ट ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन स्पर्म में? तो हमें पता होगा कि ह्यूमन स्पर्म जो होता है एक हैप्लॉइड सेल होता है, इट इज़ अ हैप्लॉइड सेल। ठीक है, हैप्लॉइड सेल का मतलब होगा इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि जो नॉर्मल ह्यूमन सेल है उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो वो डिप्लॉयड होता है, और ये हैप्लॉइड है, मतलब इसमें आधे आधे क्रोमोसोम्स होंगे। तो नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो हैप्लॉइड वाले में 23 होंगे, इसका मतलब स्पर्म में 23 क्रोमोसोम है। इसी तरीके से अगर एग पूछा जाए फीमेल गैमेट, तो उसमें भी 23 ही होंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ऑक्सीडेंट इन रॉकेट टू बर्न दी फ्यूल? फ्यूल को बर्न करने के लिए एज अ ऑक्सीडेंट किसको यूज़ किया जाता है रॉकेट्स में? लिक्विड हीलियम, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन या लिक्विड आर्गन? तो ये है लिक्विड ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे, आगे भी हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। अभी कुछ दिनों में जर्नल पेपर जो होता है उसके भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।